हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज के प्रश्नों का टॉपिक है उदारवाद। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं। प्रैक्टिस वीडियो जो ये मैं डेली अपलोड करती हूं और मैं पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमपी वर्ग 1 एवं ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स जो हैं इसकी फुल कोर्स करवा रही हूं। और इस कोर्स में बेसिकली 3 चीज़ें हैं। पहली एनसीईआरटी सीरीज़ जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगी। दूसरी पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस वीडियो अपलोड होगा, वो भी उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। और तीसरा जो कोर्स कंप्लीशन की वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और जो नहीं हैं उन्हें मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो कोर्स आप वहाँ से वीडियोस से अपना कोर्स पूरा टोटल कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। प्लस 2 प्रैक्टिस सेट हैं, एनसीईआरटी सीरीज़ को लेकर चलूँगी और होल सिलेबस प्रैक्टिस सेट भी लेकर के चलूँगी। इसी प्रैक्टिस में इतना एक्सप्लेन जो अपनी प्रैक्टिस है हमारी, मैं इसमें इतना एक्सप्लेन करूँगी टॉपिक्स को कि आपका कोर्स ऐसा लगेगा आपका कि यहीं पर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसमें पूरा दूंगी मैं। उसके अलावा भी आप वीडियो पे जा कर के अपना कोर्स और नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि सभी वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, नकारात्मक उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति एक क्या है? सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, धार्मिक प्राणी है या आर्थिक प्राणी है? तो जो नकारात्मक थे इनके अनुसार क्या व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है। व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। इसमें होता क्या है कि नकारात्मक उदारवाद ने क्या किया कि जो है राज्य को बहुत सीमित कार्य दिए, जैसे कि शांति, सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय। सिर्फ 3 कार्य दिए, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। ये सिर्फ 3 कार्य दिए। और जब ये सिर्फ 3 कार्य दिए तो इसका परिणाम क्या हुआ कि गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, पूंजीपतियों का बोलबाला हो गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि मार्क्सवाद उठ खड़ा हुआ। 19वीं शताब्दी आते आते मार्क्सवाद आ गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा था। और फिर क्या है, उदारवाद अपने आप को मार्क्सवाद से बचाने के लिए इसने सकारात्मक जो है रुख अपना लिया, सकारात्मक उदारवाद बन गया। तो ये जो सकारात्मक उदारवाद जब बनता है ये, तो इसने क्या किया कि सकारात्मक उदारवाद में राज्य को कुछ दूसरे काम दे दिए, जैसे कि लोक कल्याणकारी कार्य भी करने को राज्य को दे दिए। और इसने पूंजीवादी से बचने के लिए सकारात्मक उदारवाद को अपना लिया। इसीलिए उदारवाद क्या है? उदारवाद 2 शब्दों से मिल करके बना है, उदार प्लस वाद। उदार का मतलब क्या होता है? लचीला। और वाद का मतलब क्या होता है? विचारधारा। ऐसी विचारधारा जो समय और परिस्थितियों को देखते हुए अपने में चेंजेस कर ले, अपने में बदलाव कर ले, तो ये इसका मतलब ये उदारवाद हुआ। और जब सकारात्मक बनता है ये उदारवाद, नकारात्मक से सकारात्मक बनता है, तो इसमें क्या हो जाता है कि सामाजिक प्राणी हो जाता है। मनुष्य क्या हो जाता है? सामाजिक प्राणी हो जाता है। और इसमें जो है आर्थिक प्राणी नहीं मानते हैं। जो सकारात्मक उदारवादी हैं ये सामाजिक प्राणी मानते हैं। कौन मानते हैं? सकारात्मक उदारवादी। सकारात्मक उदारवादी सामाजिक प्राणी मानते हैं, जबकि नकारात्मक उदारवादी आर्थिक प्राणी मानते हैं। और इसका आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उदारवाद का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो जो ये उदारवाद का जन्म है ये कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। ये इंग्लैंड में होता है। ये सर्वप्रथम उदारवाद क्या है, ये जो शब्द सुना गया कब? 19वीं शताब्दी में सुना गया। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम ये उदारवाद शब्द को हम सुनते हैं। उसके पहले क्या था? जो है इसके पहले क्या था? पहले 19वीं शताब्दी के पहले ये व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता था। व्यक्तिवाद,
व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता था। उदारवाद हमने 19वीं शताब्दी में ही इसको सुना और ये इसका जो है इंग्लैंड में इसका जन्म होता है। और ये उदारवाद क्या है? विवेक पर आधारित विचारधारा है। ये 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विद्यमान था। उसके बाद इसने अपना रूप फिर चेंज किया और ये जो है सकारात्मक उदारवाद लोक कल्याणकारी की तरफ बढ़ते हुए और वापस नौ उदारवादी में फिर आ जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो बेसिकली उदारवाद का जन्म इंग्लैंड में होता है और उदारवाद शब्द अगर कब सुनने में आया तो 19वीं शताब्दी में ये शब्द जो है ये 19वीं शताब्दी में सुनने में आया। इससे पहले उदारवाद जो है व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्न में उदारवाद के रूप क्या हैं? नकारात्मक उदारवाद, लोक कल्याणकारी उदार राज्य या एवं बी दोनों या उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो ये उदारवाद के रूप हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है दोनों हैं, नकारात्मक उदारवाद और लोक कल्याणकारी राज्य, ये दोनों ही उदारवाद के रूप हैं। इसके हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था? नकारात्मक। सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद आया। इसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाद भी बोलते हैं। व्यक्तिवाद जो कि 16वीं शताब्दी में स्टार्ट होता है और ये 16वीं से 19वीं शताब्दी तक रहता है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा आता है सकारात्मक और लोक कल्याणकारी। सकारात्मक उदारवाद और इसी का संशोधित रूप है, इसी का और अपग्रेडेड रूप है लोक कल्याणकारी। दोनों लोक कल्याणकारी, ये दोनों ही मिलकर के क्या बनते हैं? ये दोनों मिलकर के बनते हैं आधुनिक उदारवाद। अगर ये भी आता है तो आधुनिक उदारवाद, ये दोनों मिलकर के आधुनिक उदारवाद का रूप अगर कंबाइन किया जाए उदारवाद, आधुनिक उदारवाद बनते हैं। दूसरा हो गया फिर जो है कितना 1970 के दशक में ये क्या होता है? वापस जो है ये सकारात्मक लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसा लोग मानने लगते हैं कि अब राज्य ने बहुत लोगों की भलाई कर ली है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दे दिया है। अब इतनी ज़्यादा सुविधाएं देकर लोग जो है आलसी बन रहे हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। अब वापस जो है लोगों को अपना काम करने के उनको छूट दी जाए। तो वापस ये नौ उदारवाद में फिर वापस चेंज हो जाता है। इसमें फिर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है और इसको नौ उदारवाद को उदारीकरण भी बोलते हैं। उदारीकरण ये कब आता है? 1970 के दशक में आता है। 1970 के दशक में ये 1970 के दशक में आता है और जो है ये 16वीं जो नकारात्मक उदारवाद है ये 16वीं शताब्दी में आता है। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक ये रहता है और लोक कल्याणकारी राज्य 20वीं शताब्दी में आता है। ये सकारात्मक है, ये 20वीं शताब्दी में आता है और जो लोक कल्याणकारी राज्य है ये भी 20वीं शताब्दी में आता है। उसी के कुछ दशक बाद ये आ जाता है, 20वीं शताब्दी में आता है और ये दोनों 20वीं शताब्दी में आते हैं। ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है सकारात्मक का और दोनों अगर हम कंबाइन करके पूछें तो ये आधुनिक उदारवाद कहलाता है। और ये 1970 में क्या आता है? नौ उदारवाद या उदारीकरण आता है। ये वापस व्यक्तिवाद की तरफ पुनः वापस लौटने की कोशिश करता है। ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 2 दिए गए हैं और यहाँ पर आपके 3 प्रकार के उदारवाद हैं जिसमें कि दूसरे में 2 आते हैं, कंबाइन करके आधुनिक उदारवाद हो जाता है। आप प्रैक्टिस में ही इतना जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी सारी चीज़ों को कि यहीं पर आपका सारा चीज़ मेमोराइज हो जाएगा। आप नींद में भी आंसर करेंगे, चिंता मत करिए। बस प्रैक्टिस वीडियोस को डेली आप नियम से विदाउट गैप किए देखिए। आपका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस वीडियो भी देखते रहेंगे तो आप नींद में आंसर करेंगे, रट जाएगी पॉल साइंस आपको। आगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नकारात्मक उदारवाद कब से कब तक विद्यमान था? 15 से 18वीं शताब्दी तक या 16 से 18वीं शताब्दी तक या 17 से 19वीं शताब्दी तक या 16 से 19वीं शताब्दी तक?
तो जो नकारात्मक उदारवाद है ये 16 से 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहता है और इसको व्यक्तिवाद के नाम से भी जानते हैं, व्यक्तिवाद के भी नाम से जाना जाता है। तो नकारात्मक उदारवाद 16वीं से 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहता है, उसके बाद ये अपना रूप चेंज करता है 20वीं शताब्दी में। और सकारात्मक उदारवाद लोक कल्याणकारी उदारवाद का रूप धारण करता है, जो कि आधुनिक उदारवाद जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद ये पुनः नव उदारीकरण की तरफ लौटता है, नव उदारवाद की तरफ लौटता है। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है क्वेश्चन 4 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वीं शताब्दी में सकारात्मक उदारवाद ने किसे महत्व दिया। 20वीं शताब्दी में जब सकारात्मक उदारवाद आता है तो किसे महत्व देता है, ये समूह को देता है या व्यक्ति को देता है या राज्य को देता है या बाजार को देता है, किसको देता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। 20वीं शताब्दी में सकारात्मक उदारवाद जो है ये देता है समूह को, ये समूह को ही महत्व देता है। और व्यक्ति को महत्व कौन देता है, व्यक्ति को महत्व देता है नकारात्मक। ये सकारात्मक जो है समूह को देता है और नकारात्मक देता है व्यक्ति को। कौन देता है, नकारात्मक। नकारात्मक उदारवाद, उदारवाद किसको, व्यक्ति को महत्व देता है। और राज्य को कौन महत्व देते हैं, राज्य को आदर्शवादी महत्व देते हैं, आदर्शवादी महत्व देते हैं। बाजार को कौन महत्व देता है, बाजार को जो ये अर्थशास्त्री हैं जैसे कि ये एडम स्मिथ वगैरह हैं, ये बाजार को महत्व देते हैं, कहते हैं बाजार में सबको खुला छोड़ दो और हर व्यक्ति जो है अपनी आय में जो सभी व्यक्ति वृद्धि करेंगे तो नेशन की आय अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदारवाद के जनक कौन हैं। उदारवाद के जनक कौन हैं। ऑप्शन है जॉन लॉक, मिल, बेंथम, ग्रीन। तो उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक हैं उदारवाद के जनक। जबकि मिल को देख लेते हैं, मिल की कौन है, प्रिंसिपल ऑफ, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ये इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने जो इकोनॉमी के बारे में अपने विचार दिए हैं। और बेंथम क्या कहते हैं, अधिकतम सूत्रों को। ये उपयोगितावाद के जनक हैं और इनका सूत्र क्या है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये इन्होंने सूत्र है इनका, ये सिद्धांत ये सिद्धांत दिया है। जबकि टी.एच. ग्रीन सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं, सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं। प्रैक्टिस में ही वही चीज़ें इतनी बार रिपीट होंगी कि आपको जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी, आपकी ज़बान पे चढ़ जाएंगी, आप नींद में भी आंसर करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और बार बार ज़रूरी होती है। मैं इसीलिए हर पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि बार बार जितनी ज़्यादा टाइम एक्सप्लेन होगा, जितनी बार आप सुनेंगे उसको, उतना ज़्यादा आपको सारी चीज़ें फिक्स होती चली जाएंगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद के जनक कौन हैं। ऑप्शन है आपके सामने बेंथम, स्पेंसर, जॉन लॉक, रिकॉर्डो। तो जो राजनीतिक उदारवाद है इसके जनक कौन हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक राजनीतिक उदारवाद के जनक हैं और लॉक ने इसका मतलब इसके जनक हैं। बेंथम ने इसे आगे बढ़ाया, बेंथम ने क्या किया, इसे आगे बढ़ाया और स्पेंसर ने इसे चरम सीमा पर पहुंचाया। स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक इनको कहा जाता है। और साथ में इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया है।
जिसमें ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति को पूरी छूट दे दो, जिसमें क्षमता होगी वो अपना सर्वाइव करेगा, वो जिंदा रहेगा, जिसमें क्षमता नहीं होगी वो मर खप जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। जबकि रिकार्डो क्या है, रिकार्डो जो है आर्थिक नकारात्मक उदारवाद को इन्होंने आगे बढ़ाया था। आर्थिक नकारात्मक उदारवाद से संबंधित हैं ये। आर्थिक नकारात्मक उदारवाद, आर्थिक नकारात्मक उदारवाद क्या हुआ, एडम स्मिथ इसके जनक हैं। आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के एडम स्मिथ जनक हैं। माल्थस ने इसको आगे बढ़ाया और रिकार्डो ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया, यानी कि रिकार्डो का इसमें बहुत योगदान है। जो आर्थिक नकारात्मक उदारवाद है इसमें इनका योगदान है, बड़ा योगदान है। जनक तो नहीं है, जनक एडम स्मिथ हैं, पर इनका योगदान बड़ा है। जबकि बेंथम कहते हैं, क्या कहते हैं बेंथम, कि ये उपयोगितावाद के जनक हैं और ये कहते हैं राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। क्या कहते हैं, राज्य व्यक्ति के लिए, इनका ये कथन है, फेमस कथन है, राज्य व्यक्ति के लिए है ना कि व्यक्ति राज्य के लिए, राज्य के लिए। ठीक है, अभी सारे पॉइंट हमने इसको समझ लिए हैं और ये एक बार नहीं बार बार समझेंगे। आगे जितने भी प्रैक्टिस में पॉइंट आते रहेंगे हम इनको बार बार रिपीट एक्सप्लेन करते रहेंगे। आपको बस ये है कि ध्यान से इन चीज़ों को देखना है, नोट डाउन करना है, बाकी आप छोड़ दीजिए, आपको सब रट जाएगा। जॉन लॉक क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही होता है। जॉन लॉक जो है राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद के जनक हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है। जो आर्थिक नकारात्मक उदारवाद है इसके जनक कौन है, तो ऑप्शन है आपके सामने, रिकार्डो, माल्थस, एडम स्मिथ, लॉक। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के जनक एडम स्मिथ हो जाते हैं और माल्थस ने इसे आगे बढ़ाया था, रिकार्डो ने इसे चरम सीमा पर पहुंचाया था, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और लॉक जो हैं, जॉन लॉक, ये जो है उदारवाद के, इनको उदारवाद का जनक कहा जाता है। इनको जो है राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो ये सब जो है लॉक से संबंधित है, जॉन लॉक से संबंधित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक किसे कहा जाता है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर या बेंथम। स्पेंसर, यहाँ मिसप्रिंट है, इधर देख लेते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक किसे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का भी सिद्धांत दिया है। जबकि जो एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ को इसको आर्थिक नकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। और बेंथम जो हो, बेंथम क्या है, उपयोगितावाद। बेंथम किसके, उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं, और लॉक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, एडम स्मिथ, J.S. मिल, रिकार्डो, वेपर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एडम स्मिथ की क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये पुस्तक एडम स्मिथ की है। जबकि J.S. मिल की है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और रिकार्डो का बहुत बड़ा योगदान है किसमें, आर्थिक नकारात्मक उदारवाद को आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में रिकार्डो का बड़ा योगदान है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है। तो ये जो है ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्तिवादियों का है, सकारात्मक उदारवादियों का है, अराजकतावादियों का है, उपयुक्त सभी। तो
राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन जो है व्यक्तिवादियों का है। व्यक्तिवादियों का है, ये ऐसा मानते हैं कि राज्य आवश्यक है क्योंकि वो सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय के काम करता है। क्योंकि व्यक्तिवादियों ने सिर्फ 3 ही कार्य जो है राज्य को दिए हैं, सीमित रखा है राज्य को, और 3 कार्य दिए हैं, सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय। ये बात याद रखनी, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद फिर और कहते हैं कि जब ये 3 काम कर रहा तो आवश्यक है, क्योंकि समाज में लॉ और ऑर्डर तो यही जो है राज्य ही मेंटेन कर रहा है। लेकिन बुराई भी है। बुराई इसलिए है क्योंकि जैसे ही अस्तित्व में आता है राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, तो आवश्यक भी है और बुराई भी है। उसके बिना काम भी नहीं चल सकता, लेकिन उसमें बुराइयां भी हैं। तो कुल इन्होंने बोला है राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये कथन व्यक्तिवादियों से है, संबंधित है। लेकिन ये अगर स्पेशली पूछा जाए, जब लोगों के नाम दिए जाएंगे, तो ये स्पेंसर से संबंधित है। ये कथन बेसिकली स्पेंसर ने दिया था। स्पेंसर का कथन है, ये स्पेंसर का कथन है। बट क्योंकि स्पेंसर क्या थे, व्यक्तिवादी थे, तो आप जो है अगर व्यक्तिवादी आता है तो व्यक्तिवादी पर टिक करेंगे। अगर वहाँ पर स्पेंसर है तो स्पेंसर पर ही टिक करेंगे, क्योंकि बेसिकली स्पेंसर के द्वारा कहा गया ये स्टेटमेंट है। और सकारात्मक उदारवादियों का क्या था? सकारात्मक उदारवादी मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक भलाई है। सकारात्मक उदारवादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक भलाई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि राज्य को सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और शांति, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था के अलावा भी कई सारे लोक कल्याणकारी कार्यों को करने को राज्य को दिया था। तो राज्य कई सारे लोक कल्याणकारी कार्य भी करने लगा था। तो इन्होंने बोला था कि ये आवश्यक भलाई है, क्योंकि इसमें जो है दबे कुचले गरीब लोगों की भलाई राज्य के द्वारा होती है। जिन लोगों को सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं, जिनको बेसिक चीज़ें नहीं, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और क्या बोलते हैं कि इसको गरीबों को दूर करने के लिए, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि राज्य बीच में आए। अदरवाइज क्या हो, बड़े जो पूंजीपति हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अपनी सारी आवश्यकताएं जो है अच्छे से पूरी करेंगे, अच्छे से जिएंगे, और गरीबों के लिए कुछ भी समाज में नहीं होगा। तो उनकी दुर्दशा को कौन देखेगा? उनको जो है उस गरीबी से, उस दुर्दशा से निकालने के लिए राज्य ज़रूरी है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि राज्य एक आवश्यक भलाई है। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करता ही है। बाकी के और भी बहुत सारी चीज़ें इसने जो है उदारवादियों ने बहुत सारी कार्य राज्य को दिए, तो राज्य आवश्यक बन गया, इनका मानना है। जबकि अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ये मानते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, क्योंकि अराजकतावादी क्या है, ये राज्य को चाहते ही नहीं। ये कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं कि राज्य मतलब अनावश्यक बुराई है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी बुराई है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये समाज में है, इसका अस्तित्व है समाज में। तो ऐसा मानते हैं। तो ये तीनों कथन जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, कोई ना कोई कथन आ ही जाता है। तो राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादियों का है। और राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादियों का है। राज्य एक आवश्यक भलाई है, सकारात्मक उदारवादियों का है। और जो है अराजकतावादियों का क्या है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ये तीनों ही कथन आपको ध्यान में रखने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कानून अनिवार्य दोष है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है बेंथम, स्पेंसर, वाहन, लॉक। किसका कथन है? तो कानून एक अनिवार्य दोष है, ये कथन जो है बेंथम महोदय ने दिया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। और स्पेंसर जो है, स्पेंसर क्या कहते हैं? स्पेंसर कहते हैं कि आदर्श समाज वह होता है, आदर्श समाज वह होता है जिसमें राज्य का नाम ना हो, राज्य का नाम ना हो। आदर्श समाज वह होता है जिसमें राज्य का नाम ना हो। जबकि लॉक कहते हैं, लॉक क्या कहते हैं? कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। कानून और
स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। ये ऐसा लॉक का मानना है। कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि वाहन कहता है लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। ये आलोचना करते हुए जो है वाहन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवाद का जनक किसे कहा गया है? पूंजीवाद का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, स्पेंसर, बेंथम, लॉक। तो पूंजीवाद का जनक जो है लॉक को बोला गया है। लॉक महोदय को पूंजीवाद का जनक कहा गया है क्योंकि जो इन्होंने लॉक ने व्यक्ति को 3 अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता एवं जो है जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति। कौन से 3 दिए हैं? जीवन, स्वतंत्रता और एवं संपत्ति। ये 3 अधिकार दिए हैं, लेकिन इन्होंने संपत्ति के अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और ये कहा है कि संपत्ति के अधिकार के अंदर ये दोनों अधिकार समाहित हैं, यानी कि इसको सबसे ऊपर रख दिया। संपत्ति का अधिकार सबसे ऊपर रख दिया और जो है इसके अंदर ये दोनों समाहित हैं। ऐसा इन्होंने माना और इसीलिए जो है वाहन कहता है लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। वाहन क्या कहता है? इनका महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है, देख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। लॉक का संपूर्ण जो है राजनीतिक दर्शन क्या है? व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार जो है व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। ऐसा जो है कौन बोलता है? ये वाहन बोलते हैं आलोचना करते हुए, क्योंकि लॉक ने संपत्ति के अधिकार को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और पूंजीवाद का जनक भी लॉक को ही बोला जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को सुरक्षा देगा, यह कथन किसका है? राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को सुरक्षा देगा, किसने कहा? रिकार्डो, लॉक, बेंथम, स्मिथ। ये स्टेटमेंट जो है बेंथम से संबंधित है। बेंथम ने ऐसा बोला था क्योंकि बेंथम जो है ये इन्होंने ये जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने बोला कि वही कार्य उपयोगी है जिससे सुख मिलता है, वही काम करने चाहिए जिससे सुख मिलता है, और वो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे सुख नहीं मिलता है, दुख प्राप्त होता है, वो काम नहीं करना चाहिए। तो उपयोगिता, इनके अनुसार उपयोगिता उन्हीं कार्यों की थी जिससे सुख प्राप्त होता है, और जिनसे दुख प्राप्त होता है उनकी कोई उपयोगिता नहीं और उसको नहीं करना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो पुष्पिन का खेल उतना ही सुख देता है जितना कि एक कविता पाठ। इनके लिए जो है सुख महत्वपूर्ण था, जो है उसकी गुणात्मक वैल्यू, ये नहीं कि गुण उसमें कितना है, गुणात्मक मात्रा नहीं देखते थे, ये उसकी मात्रात्मक वैल्यू पर जाते थे, मात्रात्मक महत्व पर जाते थे कि मात्रा कितनी है, उसमें गुण कौन सा है, कितना है, उस सुख से क्या गुण कैसा है, ऊंचा है या नीचा है, उससे इनको मतलब नहीं था। तो इनका इसीलिए ये कहते हैं कि जितना जो सुख हमें कविता पाठ से प्राप्त होता है वही सुख हमें पुष्पिन के खेल के भी जो है मिल जाता है, ऐसा इनका मानना था। जबकि इनके शिष्य जो मिल थे वो कहते हैं, वो गुणात्मक वैल्यू पर ध्यान देते हैं और वो कहते हैं कि जो बेंथम का उपयोगितावाद है इसमें संशोधन करते हैं, उसमें गुणात्मक वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। और तो ये कथन जो है राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को सुरक्षा देगा, ये कथन बेंथम से संबंधित है। और क्योंकि बेंथम जो है व्यक्ति को महत्व देते हैं, उनके सुख को महत्व देते हैं, तो ये राज्य को बताते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए है और ये राज्य जो है कानून बनाकर व्यक्ति को सुरक्षा देगा। क्योंकि बेंथम ने सुरक्षा पर बहुत फोकस किया है, इनका जो है इन्होंने सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया है, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बेंथम क्या करते हैं? सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा है कि राज्य कानून बनाकर सुरक्षा देगा। और ये
जबकि इन केसेस से जो मिल थे, मिल क्या कहते हैं, स्वतंत्रता को इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। महत्व दिया किसने? मिलने इन केसेस से मिल थे, उन्होंने स्वतंत्रता को महत्व दिया है, जबकि इन्होंने सुरक्षा को महत्व दिया है। बेंथम महोदय ने जो है सुरक्षा को महत्व दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं और ये सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हैं। किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं और सभी को समान रूप से प्राप्त हैं? ऑप्शन है लॉक, मिल, कांट, ग्रीन। तो ये कथन लॉक से संबंधित है। लॉक महोदय ने ऐसे बोला है कि सभी को जो है ये जन्मजात अधिकार कुछ प्राप्त होते हैं, और ये अधिकार कौन से होते हैं? ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं। कौन से होते हैं? ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं। इनको इन्होंने प्राकृतिक अधिकार बोला है। और इसके अंतर्गत आता क्या है? जीवन, जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति, ये इसके प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत इन्होंने ये 3 चीज़ें रखी हैं। और ये कहते हैं कि ये व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और सभी को बराबर प्राप्त होते हैं, और ये जीवन भर ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस भी नहीं होते हैं। जबकि मिल जो है, मिल को ये क्या कहते हैं? ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। स्वतंत्रता को इन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। बोला है कि अगर कोई पागल और मूर्ख भी है, उसको भी इन्होंने बोलने की आज़ादी दी है, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हम कई वहाँ पर 80 लोग हैं, 100 लोग हैं और 100 लोग डिसीज़न ले रहे हैं, 80 लोग एक मत में हैं, 20 लोग अलग मत में हैं, तो उनके मत को सुन लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि उनका मत ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि उनका मत ज़्यादा अच्छा हो तो 80 लोग गलती करने से बच जाएंगे, और उनका मत अच्छा नहीं होगा तो 80 लोगों का जो डिसीजन होगा वो और स्ट्रॉन्ग उसमें वे में उभर कर आएगा कि नहीं, हमारा डिसीजन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग गलत बोल रहे हैं तो हमारा डिसीजन और ज़्यादा अच्छा है। उसको और ज़्यादा मतलब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा वो ज़्यादा। जबकि कांट कहते हैं, कांट हैं किसके? नैतिक अधिकारों का इन्होंने सिद्धांत दिया था। नैतिक अधिकारों का सिद्धांत इन्होंने दिया था और इसके जनक हैं। जबकि ग्रीन महोदय हैं सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं, और इन्होंने बोला है, इन्होंने समूह को ज़्यादा महत्व दिया है और आत्मतत्व, इसलिए कहते हैं कि आत्मतत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इनका कथन है, फेमस कथन है, देख लेते हैं। आत्मतत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा इनका ये फेमस कथन है। किसका है? ग्रीन का। तो लॉक जो है, ये कथन लॉक से संबंधित है कि जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं और ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो ये कथन लॉक से संबंधित। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक किसे कहा गया है? प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है बेंथम, मिल, कांट, रूसो। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो है जनक माना जाता है बेंथम को। बेंथम ने दिया था बेंथम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। बेंथम जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र के जनक माने जाते हैं, और कांट क्या है? नैतिक अधिकारों के जनक माने जाते हैं। रूसो जो है लोकप्रिय संप्रभुता के जनक हैं। ये संप्रभुता के जो है जनक हैं, और मिल स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। मिल महोदय जो है स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन वर्सेस स्टेट पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है गैलब्रेथ ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या
किंग ने या मिल ने, किन्स, यहाँ पर J.M. किन्स होगा, J.M. किन्स, ये J.M. किन्स होगा यहाँ पर। तो किसने दिया? तो मैन वर्सेस स्टेट जो है पुस्तक ये हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई है। इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, इसी में इन्होंने बोला है, मैन वर्सेस स्टेट इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने बोला है कि आदर्श समाज वो समाज है जहाँ राज्य नाम की चीज़ ना हो। इसी में इन्होंने अपना ये विचार दिया है। जबकि अगर हम गैलब्रेथ की बात करें, गैलब्रेथ, तो गैलब्रेथ की बुक थी, इनका पूरा नाम है J.K. गैलब्रेथ है, J.K. गैलब्रेथ इनका पूरा नाम है। और इनकी बुक इंडस्ट्रियल स्टेट में इन्होंने जो है ये बुक लिखी और इसमें इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। जबकि जो किन्स हैं, J.M. किन्स महोदय हैं, ये हैं आर्थिक सकारात्मक उदारवाद के जनक बोले जाते हैं। आर्थिक सकारात्मक उदारवाद के जनक बोले जाते हैं। और जबकि मिल महोदय की बुक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जो है इनकी पुस्तक का नाम है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मैन वर्सेस स्टेट हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 18 कह रहा है जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है माल्थस, रिकार्डो, मिल, ग्रीन। तो जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है माल्थस के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जबकि रिकार्डो ने मजदूरों के लौह नियम का सिद्धांत, मजदूरों के लौह नियम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, रिकार्डो ने मजदूरों के लौह नियम का सिद्धांत दिया था। जबकि मिल महोदय और ग्रीन महोदय दोनों राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद से संबंधित हैं। ये पूर्व सूचक हैं। मिल महोदय पूर्व सूचक इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो है इनका योगदान था नकारात्मक उदारवाद से नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में लाने के लिए इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन ये जनक नहीं बन पाए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ क्षेत्र में राज्य को रोक रखा था कि यहाँ पर राज्य इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि ग्रीन ने सभी क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप करने का जो है समर्थन किया और ये सकारात्मक उदारवाद के जनक बन गए। जो राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद है उसके ये जनक बन गए। तो ग्रीन जो है जनक बन जाते हैं, ये पूर्व सूचक हैं किसके? जो राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद है उसके। ये दोनों उसी से संबंधित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजदूर के लौह तंत्र का नियम का सिद्धांत किसने दिया? अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया, चलो देख लेते हैं। तो ये दिया गया है रिकार्डो। मजदूर के लौह तंत्र का नियम जो है रिकार्डो द्वारा दिया गया है। और जो J.K. गैलब्रेथ हैं, इनकी पुस्तक है इंडस्ट्रियल स्टेट है, जिसमें इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। J.M. किन्स क्या है? J.M. किन्स आर्थिक जो है सकारात्मक उदारवाद है उसके जनक हैं। जबकि ग्रीन क्या है? ग्रीन राजनीतिक सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं। देखते हैं 20। सकारात्मक उदारवाद का उद्देश्य क्या था? पूंजीवाद को मार्क्सवाद से बचाना, या पूंजीवाद को मिटाना, या पूंजीवाद को बढ़ावा देना, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो सकारात्मक उदारवाद का उद्देश्य यही था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूंजीवाद को मार्क्सवाद से बचाना। क्योंकि जब ये नकारात्मक उदारवाद ने व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी, और तो वहाँ पर क्या हुआ, गरीब हो गया, अमीर हो गया, राज्य को सीमित कर दिया। राज्य कुछ उसमें कर नहीं सकता था, सिर्फ स्वतंत्र जो है शांति, सुरक्षा, न्याय, इन्हीं 3 काम में तक राज्य सीमित था। तो पूंजीवाद को बहुत बढ़ावा मिला।
ऐसे में क्या हुआ, जब शोषण बहुत चरम पर पहुंचा तो मार्क्सवाद का उदय होता है 19वीं शताब्दी में। और जब जैसे ही मार्क्सवाद का ये उदय होता है तो उदारवाद स्वयं को बचाने के लिए ये अपने को कन्वर्ट करता है किसमें, सकारात्मक उदारवाद में। और सकारात्मक उदारवाद में क्या होता है कि सुरक्षा, न्याय, शांति व्यवस्था के अलावा भी कुछ लोक कल्याणकारी कार्य राज्य को दिए जाते हैं और ये नकारात्मक से सकारात्मक में अपने आप को तब्दील कर लेता है। क्यों तब्दील करता है? क्योंकि इसको अपने आप को पूंजीवाद से बचाना था। पूंजीवाद को मार्क्सवाद से बचाना था। पूंजीवाद को जो है मार्क्सवाद से बचाना था, इसलिए जो है इसने थोड़े चेंजेस किए ताकि पूंजीवाद कहीं मिट ना जाए। ये इसका उद्देश्य था कि पूंजीवाद जो है मार्क्सवाद से बच जाए, क्योंकि मार्क्सवाद तो इसी पे था कि पूंजीवाद को बिल्कुल निस्ता नाबूद कर देना चाहता था, मिटा देना चाहता था। इसलिए इसने जो है अपने आप को चेंज किया। और इससे उदारवाद क्या है, विवेक पर आधारित विचारधारा है। समय और परिस्थितियों के अनुसार ये अपने आप में चेंजेस करता रहता है और अपने को जो है बदल करके ये वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है कि सकारात्मक उदारवाद का उद्देश्य था कि पूंजीवाद को मार्क्सवाद से बचाना, इसको बचाना था। इसलिए अपने आप को इसने चेंजेस किए और चेंजेस करके राज्य को कुछ कार्य देता है और पूंजीवाद को बनाए रखता है। ये इसका उद्देश्य था। हमने आज 20 क्वेश्चन लिए थे, कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।